दोस्तों सोचो, एक प्रोफेशनल किलर जो एक बीमारी के डर से खुद ही अपनी मौत की सुपारी दे देता है ताकि वो सुकून से मर सके। लेकिन प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब उसे पता चलता है वो मरने वाला ही नहीं है। अब वो अपनी जान कैसे उस जैसे ही अन्य किलर्स से बचाएगा, यही हम इस मूवी में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत बुडापेस्ट के एक ओपेरा हाउस से होती है, जहां हिटमैन जो एक आम दर्शक होने का नाटक करता है, जबकि वो अपने टारगेट और उसकी सुरक्षा करने वाली बॉडीगार्ड्स पर नजर रखे हुए होता है। जब सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं और शो शुरू होता है, तो जो ऊपर की मंजिल की ओर चला जाता है। कुछ ही मिनटों बाद एक बॉडीगार्ड को पर्दे के पीछे एक जूता दिखाई देता है और वो उसे देखने जाता है, लेकिन ये जो का बिछाया हुआ जाल होता है, जो अचानक चाकू से उस बॉडीगार्ड को मार डालता है और उसकी लाश को पर्दे के पीछे छिपा देता है। जो गलियारे से गुजरता है और बालकनी में अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले दूसरे बॉडीगार्ड को गोली मार देता है। वो आदमी जो को उसकी मौजूदा फीस से 3 गुना ज्यादा पैसे देने की पेशकश करता है, लेकिन जो उसकी बात ठुकरा देता है और उसके सिर में गोली मार देता है। वो उस आदमी के साथ आई महिला को चुप रहने को कहता है और वो महिला डरकर वहां से भाग जाती है। फिर जो मंच की ओर देखता है और एक पल के लिए उसकी नजरें शो की मुख्य कलाकार मेज से मिलती हैं। वो वहां से निकलने का फैसला करता है, लेकिन बाहर जाते समय उसे अचानक तेज सिरदर्द होने लगता है और चक्कर आने लगते हैं। नीचे की मंजिल पर एक और बॉडीगार्ड उस महिला को भागते हुए देखता है और अपने बॉस से संपर्क करने की कोशिश करता है। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो जांच पड़ताल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है और उसे वहां सभी लाशें दिखाई देती हैं। उसी समय सुरक्षा टीम उसे बंदूक के साथ देख लेती है और उसे गिरफ्तार करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे में वो बॉडीगार्ड उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो सिर्फ एक अधिकारी को ही मार पाता है, क्योंकि दूसरा अधिकारी मदद के लिए किसी को बुलाने के लिए कहीं छिप जाता है। इसके बाद वो बॉडीगार्ड बालकनी में छिप जाता है। जब वो अधिकारी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचता है, तो दरवाजे के पार से ही उसे गोली लग जाती है। अचानक पूरे थिएटर की सारी बत्तियां जल उठती हैं और वो बॉडीगार्ड बालकनी से नीचे कूदने का फैसला करता है। वो सीधे मंच के बीचों बीच आकर गिरता है। नर्तक और दर्शक तुरंत घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी बालकनी में एक और अधिकारी दिखाई देता है, जो दूर से ही उस बॉडीगार्ड पर गोली चलाने की कोशिश करता है। मेज भी बाकी लोगों के साथ भाग रही होती है, लेकिन घबराई हुई भीड़ के धक्के से वो जमीन पर गिर पड़ती है। इस आपाधापी में उसका फोन उसके हाथ से छूट जाता है और भीड़ के लोग अनजाने में उसके हाथों और पैरों को कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक उसी समय जो की नजर मेज पर पड़ती है। वो उसे और उसके फोन को उठाता है और उसे बाहर की ओर ले जाता है। जैसे ही वो मेज को नीचे जमीन पर खड़ा करता है, उसे फिर से तेज सिरदर्द होने लगता है। ऐसे में वो मेज के किसी और चीज में व्यस्त होने का इंतजार करता है और फिर वहां से गायब हो जाता है। जब जो अपने घर पहुंचता है, तो उसे एहसास होता है कि मेज का फोन अभी भी उसी के पास है। वो सोने से पहले कुछ दवाइयां खाता है और काफी ज्यादा शराब पीता है। अगले दिन जो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसके कई टेस्ट करते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि जो शायद सालों पहले सिर में लगी चोट के असर से जूझ रहा है। टेस्ट के नतीजे बाद में आने वाले थे, लेकिन डॉक्टर ने जो को पहले ही सलाह दे दी कि उसे अब कोई नई नौकरी ढूंढने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद जो अपने हैंडलर और करीबी दोस्त सुई से मिलने जाता है। सुई को भी लगता है कि जो को अब छुट्टी की जरूरत है और उसे किसी खास इंसान से मिलना चाहिए। काफी हिचकिचाहट के बाद जो डांस स्टूडियो जाता है ताकि वो मेज को उसका फोन वापस दे सके। मेज बहुत खुश होती है और जो के साथ थोड़ी फ्लर्टिंग करते हुए उसे अपना नंबर देती है। बाहर निकलते समय जो उस नंबर को कूड़ेदान में फेंक देता है, लेकिन उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे वापस निकाल लेता है। शाम को जो बड़ी हिचकिचाहट के साथ मेज को मैसेज करता है और वे एक डेट पर जाने के लिए राजी हो जाते हैं। वे साथ में डिनर करते हैं और उनका समय बहुत अच्छा गुजरता है। हालांकि जो कभी भी मेज को अपनी असली नौकरी के बारे में नहीं बताता। अगले कुछ दिनों तक जो अपना समय मेज के साथ डेटिंग करने और फ्रांस, रोमानिया, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसी अलग अलग जगहों पर भाड़े के सैनिक यानी मर्सिनरी के तौर पर मिशन पूरे करने के बीच बांट लेता है। मेज के साथ उसका रिश्ता और भी गहरा होता जाता है और वे रातें भी साथ बिताने लगते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो का सरदर्द कभी ठीक नहीं होता और दवाएं भी अब उतनी असरदार नहीं रह जाती। जब आखिरकार टेस्ट के नतीजे आते हैं, तो डॉक्टर जो को एक बुरी खबर देते हैं। उसे एक न्यूरो डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर हो गया है। दिमाग की एक ऐसी बीमारी जिसमें दिमाग की कोशिकाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, जिसका मतलब है कि जो के पास अब जीने के लिए सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं। सदमे की हालत में फंसा हुआ जो डॉक्टर की पैलिएटिव केयर और थेरेपी की पेशकश ठुकरा देता है। इसके बजाय वो घर जाता है और ऑनलाइन अपनी बीमारी के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है। वहाँ ऐसे कई वीडियो हैं जिनमें लोग अपने अंगों पर से कंट्रोल खो रहे हैं और ऐसी जानकारी भी है जो इस बात की पुष्टि करती है कि इसका कोई इलाज नहीं है।
जो एक बंदूक उठाता है और अपनी जान लेने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर खुद को याद दिलाता है कि उसे मेज के बारे में सोचना है। वो फर्श में बना एक सीक्रेट सेफ खोलता है और उसमें से अपना सारा पैसा निकाल लेता है। फिर वो अपने सारे हथियार उठाता है और उन्हें नदी में फेंक देता है। अगले दिन जो ज़ुई से मिलने जाता है और कहता है कि वो अपने ही सर के लिए 2 मिलियन का इनाम देना चाहता है। वो खुद अपनी जान ले लेता, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऐसे मामलों में पैसे नहीं देती और वो चाहता है कि मेज को इंश्योरेंस के पैसे मिले। हालांकि ज़ुई अपने सबसे अच्छे दोस्त के सर का सौदा करने से मना कर देता है, चाहे जो उसे कितने भी पैसे क्यों ना दे। इसके बाद जो एंटोनेट से मिलने जाता है। एंटोनेट भी पहले एक हत्यारी हुआ करती थी, लेकिन आजकल वो एक हैंडलर के तौर पर काम करती है। उसका बॉडीगार्ड मैक्स है, जो अपनी बेरहमी के लिए मशहूर एक हत्यारा है। एंटोनेट के मन में जो के लिए एक निजी रंजिश है, क्योंकि जो ने उसके पिता को मार डाला था, जबकि उसके पिता ने ही जो को ट्रेनिंग दी थी। इसलिए वो जो के सर का सौदा करने में खुशी खुशी राजी हो जाती है। चूंकि जो को अभी कुछ और काम भी निपटाने हैं, इसलिए वो एंटोनेट से कहता है कि वो आधी रात को इस मिशन को एक्टिवेट करे। जो के जाने के बाद एंटोनेट इस मिशन के लिए हथियारों को चुनने के लिए अपने असैसिन ऐप को चेक करती है। सबसे पहले वो लव डॉल से संपर्क करती है, जो उस समय स्विट्जरलैंड में एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में व्यस्त है। जब वो एंटोनेट का मैसेज देखता है तो वो इस काम को करने से मना कर देता है। उसका कहना है कि इस काम के लिए 2 मिलियन की रकम काफी नहीं है। इसके बाद ये मैसेज गोयांग और उसके गैंग को भेजा जाता है, जो उस समय प्राग के एक कराव के बारे में मौजूद हैं। ये गैंग काफी समय से आम मजदूरों का भेष बनाकर छिपा हुआ था। अब वे अपना असली रूप दिखाते हैं और अपनी बेहतरीन टीम वर्क की बदौलत महज कुछ सेकंड में अपने टारगेट को मौत के घाट उतार देते हैं। गोयांग खुशी खुशी जो का कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार कर लेता है। एहतियात के तौर पर एंटोनेट ये मैसेज लैंगॉस भाइयों को भी भेज देती है। ये दोनों भाई उस समय एक आदमी को अपनी अपनी बाइक से बांधकर उसे विपरीत दिशाओं में खींचते हुए उसकी लाश के 2 टुकड़े कर रहे होते हैं। उसी रात जो अपनी गर्लफ्रेंड मेज से मिलता है। जो को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि मैक्स उसका पीछा कर रहा है। जो मेज से अपना रिश्ता तोड़ देता है और मेज रोते बिलखते वहां से जाने से पहले जो को एक आखिरी बार गले लगाकर चूमती है। इसके बाद जो घर लौट आता है और शराब पीना शुरू कर देता है। साथ ही वो मेज के लिए एक मैसेज भी रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई बता देता है। उसकी योजना थी कि ये संदेश उसकी मौत के बाद पहुंचे, लेकिन उसने गलती से गलत बटन दबा दिया और इसे पूरा होने से पहले ही अभी भेज दिया। जब मेज संदेश सुन रही थी, तभी जो को उसके डॉक्टर का फोन आया, जिसने उसे एक बड़ी खबर दी। जो के टेस्ट के नतीजे किसी दूसरे मरीज के साथ बदल गए थे। वो मरने वाला नहीं था, असल में वो पूरी तरह से स्वस्थ था और एक लंबी जिंदगी जी सकता था। आधी रात होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे, इसलिए जो ने एक जाल तैयार कर लिया। जल्द ही गोयांग और उसका गिरोह वहां पहुंचा और सिगरेट के धुएं का इस्तेमाल करके दरवाजे पर लगे लेजर सेंसर का पता लगाया। वे आसानी से उससे बचते हुए अंदर चले गए, जबकि जो अपनी छिपने की जगह से बोला कि वो ये सौदा रद्द कर रहा है। लेकिन गोयांग ने उसकी बेइज्जती की और उसे याद दिलाया कि सौदों का सम्मान किया जाना चाहिए। गिरोह का एक सदस्य आवाज का पीछा करते हुए बाथरूम में जा पहुंचा, जहां जो उससे लड़ने के लिए इंतजार कर रहा था। वो आदमी मार्शल आर्ट में बहुत माहिर है, लेकिन जो उसे आसानी से काबू कर लेता है और एक कांच की दीवार के पार फेंक देता है। इसके बाद एक कुल्हाड़ी वाली औरत उसकी पीठ पर वार करती है, लेकिन जो उसे टूटे हुए कांच पर गिरा देता है और उसका गला कांच के टुकड़ों पर घसीटकर उसे मार डालता है। वो पहला आदमी गुस्सा होकर फिर से हमला करता है, लेकिन जब वो एक खास किक मारने की कोशिश करता है तो जो उसकी टांग तोड़ देता है और फिर उसे दीवार के पार फेंक देता है। इसके बाद गैंग का एक और सदस्य तलवार लेकर जो पर हमला करता है, जिससे एक और लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ वारों के आदान प्रदान के बाद जो उस आदमी की बाह पकड़कर उसे तोड़ देता है और उसे निहत्था कर देता है। फिर वो उसे खंबे से टकराकर मार डालता है। गैंग की आखिरी सदस्य 2 बड़े ब्लेड लेकर जो के पीछे आती है। कई बार वार चूकने के बाद वो आखिरकार जो के कंधे पर ब्लेड घूंपने में कामयाब हो जाती है। जो इस हालत में भी लड़ता रहता है और उस औरत को जोरदार मुक्का मारता है, जिससे उसके कई दांत टूट जाते हैं। अब सिर्फ गोयांग ही बचा है। वो जो की टांग पर चाकू फेंकता है, लेकिन जो अपने कंधे में फंसा ब्लेड निकालकर उसी से गोयांग को मार डालता है। गोयांग को अलविदा कहते हुए उसकी सिगरेट जलाने के बाद जो अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है और एक जाल चालू कर देता है, जिससे उसका घर धमाके के साथ उड़ जाता है और वो बिना दांतों वाली औरत भी मारी जाती है। उसका शरीर खिड़की से बाहर जा गिरता है और गैंग की कार पर टकराता है, जिससे कार में भी धमाका हो जाता है। सड़क पर जो गोयांग के फोन से एंटोनेट को फोन करता है और कहता है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर रहा है, लेकिन वो पैसे अपने पास रख सकती है। एंटोनेट गुस्से से आग बबूला हो जाती है, क्योंकि वो अभी भी अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती है। इसलिए वो इनाम की रकम 2 गुनी करने का ऐलान कर देती है। कुछ बाइकों के आने की आवाज सुनकर जो एक पुरानी इमारत में घुस जाता है, जहां उसे लैंगो ब्रदर्स घेर लेते हैं। ये भाई अपनी बाइकों पर करतब दिखाते हुए जो पर हमला करते हैं। जो उनमें से कुछ हमलों से तो बच निकलता है, लेकिन ज्यादातर हमलों की वजह से उसे जमीन पर गिरना पड़ता है। किस्मत से उसे पास ही एक पाइप मिल जाता है। अगली बार जब कोई भाई उस पर हमला करने आता है तो जो उस पाइप से वार करके उसे बाइक से नीचे गिरा देता है और फिर उसके सिर पर पैर रखकर उसे मार डालता है। दूसरा भाई गुस्से में चीखता हुआ अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ा देता है, लेकिन जो बाइक के अगले पहिए पर जोरदार किक मारता है, जिससे वो हवा में उछलकर दूर जा गिरता है।
अब जो उस बाइक को चुराकर वहां से भाग निकलता है। इसी बीच एंटोनेट इस मिशन को यूरोप के सबसे बेहतरीन हिटमैन यानी किराए के हथियारों के पास भेज देती है। लव डॉल अभी भी स्विट्जरलैंड में है और औरतों के साथ मजे कर रहा है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इनाम अब 4 मिलियन हो गया है तो वो आखिरकार मान जाता है। स्कॉटलैंड में मैकेंजी भाई भी ये मिशन मान जाते हैं और एक दूसरे के सिर पर बियर की बोतलें फोड़कर जश्न मनाते हैं। इंग्लैंड के एक गंदे क्लब में कुछ पार्टी गर्ल्स डांसर होने का नाटक करती हैं ताकि वे अपने छोटे कपड़ों में चालाकी से छिपाए गए हथियारों से सभी ग्राहकों को मार सकें। एक ग्राहक पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन वे लड़कियां अच्छी फाइटर हैं और उसे आसानी से ढेर कर देती हैं। स्पेन में कुछ अपराधियों का ग्रुप बेचने के लिए कुछ हैप्पी पाउडर तैयार कर रहा होता है, लेकिन बोटाज उन्हें बीच में ही रोक देता है। बोटाज अपने डांस स्टेप्स और बूट्स में छिपे चाकुओं का इस्तेमाल करके कमरे में मौजूद सभी आदमियों को बड़ी ही शानदार फुर्ती से मार डालता है। इस बीच जो ज़्वी से मिलने जाता है, जो अपने जख्मों का इलाज करने के लिए गोंद का इस्तेमाल करता है। चूंकि ज़्वी सिर्फ एक हैंडलर है, इसलिए उसके पास कोई बंदूक नहीं है। वो सिर्फ जो को किसी दूसरे काम से बचे हुए कुछ विस्फोटक ही दे पाता है। ज़्वी की पत्नी भी मदद के लिए आगे आती है और जो की बहुत अच्छी तरह से मालिश करती है, जिसमें उसकी गर्दन की नसें चटकाना भी शामिल होता है। इससे तुरंत जो का सिरदर्द, चक्कर आना और धुंधला दिखना बंद हो जाता है। जल्द ही लवडोल ट्रेन से बुडापेस्ट पहुंचता है और एंटोनेट उसे जो के बारे में सारी जानकारी भेज देती है, जिसमें मेज की लोकेशन भी शामिल होती है। वो अपने कजिन मनी को भी लवडोल को लेने के लिए भेजती है। मनी बहुत परेशान करने वाला और थोड़ा बेवकूफ़ है, लेकिन एंटोनेट ने अपने अंकल से वादा किया था कि वो उसे भी एक हिटमैन बनने की ट्रेनिंग देगी। वे मेज़ की बिल्डिंग में जाते हैं और उसके बाहर निकलते ही उसे घेर लेते हैं। मेज़ तुरंत मनी को लात मारकर गिरा देती है, इसलिए लवडोल उसे किडनैप करने के लिए एक घूंसा मारकर बेहोश कर देता है। सुबह जो गांव के इलाके में एक पुराने किले में जाता है और मैक्स को तुरंत इसके बारे में पता चल जाता है। ये जानकारी सभी हिटमैन को भेज दी जाती है, जो जल्दी से उस जगह पहुंच जाते हैं। हालांकि ये जानबूझकर किया गया था, ज़्वी ने अपनी योजना के हिस्से के तौर पर ये जानकारी लीक की थी। किले में जो अपने सारे हथियार तैयार कर लेता है। मैकेंजी भाई सबसे पहले पहुंचते हैं। वे किले में घुसते हैं और जो उन पर एक ग्रेनेड फेंकता है और उनसे लड़ने के लिए बाहर आने से पहले। शुरू में जो सिर्फ एक भाई के खिलाफ अच्छा लड़ता है, लेकिन जब दोनों भाई मिलकर लड़ते हैं तो वे उसे पकड़ लेते हैं और लात मारकर कवच के एक सेट की तरफ धकेल देते हैं। जो कवच का दस्ताना ले लेता है और उसका इस्तेमाल करके फिर से लड़ता है। अब धातु की वजह से वो ज्यादा जोरदार घूंसे मार पाता है। हालांकि उनकी टीम वर्क की वजह से जो फिर भी हारने लगता है। अचानक दोनों भाइयों के बीच एक बेवकूफ़ी भरी बहस शुरू हो जाती है और जो इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने एक जाल को चालू कर देता है। वो एक रस्सी खींचता है जिससे एक झूमर नीचे गिरता है और भाइयों में से एक उसमें फंस जाता है। वो एक हिरण के सिर की तरफ धकेला जाता है और तुरंत ही उस पर लटक कर मर जाता है। फिर जो हिरण के सींग का एक टुकड़ा लेता है और दूसरे भाई से फिर से लड़ता है। कुछ वार करने के बाद वो उसे चाकू मारकर मार डालता है। ठीक उसी समय पार्टी वाली लड़कियां गोलियां चलाती हुई अंदर आती हैं, इसलिए जो मरे हुए आदमी के शरीर को ढाल बनाकर दूसरे कमरे में भाग जाता है। लड़कियां एक ग्रेनेड फेंकती हैं, लेकिन जो उससे बच जाता है और भाई की बंदूक का इस्तेमाल करके उन पर जवाबी हमला करता है। जल्द ही एक और ग्रेनेड आता है और इस बार छिपने से पहले जो को चोट लग जाती है। बंदूक की लड़ाई जारी रहती है और जो की गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए लड़कियों में से एक उसके पास आने की कोशिश करती है। वो गलती से एक जाल पर पैर रख देती है और धमाके की वजह से वो नीचे गिर जाती है। जो तुरंत उसकी लाश को घसीटकर एक कोने में ले जाता है और उसकी ग्रेनेड चालू करके उसे दूसरी औरत की तरफ फेंक देता है, ताकि धमाके में वो दोनों एक ही समय पर मारे जाएं। धमाका जो को दरवाजे से बाहर फेंकने से पहले वो उनकी बंदूक चुराने में कामयाब हो जाता है। बोटस उसका इंतजार कर रहा होता है और जल्दी से उससे बंदूक छीन लेता है। फिर अपने ईयरबड्स लगा लेता है ताकि संगीत उसकी चालों को गाइड कर सके। दोनों के बीच हाथ से हाथ की लड़ाई शुरू हो जाती है और बोटस इतना जबरदस्त योद्धा है कि वो आसानी से जो का मुकाबला कर पाता है। वे एक दूसरे को पूरे कमरे में इधर उधर फेंकते रहते हैं और बोटस अपने बूट से जो को चोट पहुंचाता है तो बदले में जो उसके ईयरबड्स गिरा देता है। क्योंकि मुक्कों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, इसलिए वे लड़ाई जारी रखने के लिए 2 तलवारें उठा लेते हैं। कुछ मिनटों बाद जो बोटस से तलवार छीनने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बोटस को एक बंदूक मिल जाती है और वो गोली चलाना शुरू कर देता है। जो भागकर एक मेज के पीछे छिप जाता है और एक और जाल चालू कर देता है, जिससे बोटस धमाके में उड़ जाता है और पीछे सिर्फ उसके बूट्स बचते हैं। बाहर लवडेल का ग्रुप पहुंचता है और वो तुरंत समझ जाता है कि ये एक जाल है, क्योंकि उसे एंट्री पर सभी हिटमैन की गाड़ियां खड़ी दिखती हैं। लवडेल मनी से कहता है कि वो मेज पर नजर रखे, जबकि वो खुद जांच पड़ताल करने जाता है। लवडेल के नजर से ओझल होते ही मेज कहती है कि उसे पैर फैलाने हैं
और मनी को बहला फुसलाकर कार से उतरने देती है। फिर वो गिरने का नाटक करती है और मनी को बेहोश करने के लिए एक डाल पकड़ लेती है। इसी बीच लवडेल मेज के फोन से जो को कॉल करती है और जो के आत्मसमर्पण करने पर उसे रिहा करने का प्रस्ताव देती है। मैक्स की पूरी सशस्त्र टीम के साथ आने पर उन्हें फोन काटना पड़ता है। वे महल में प्रवेश करते हैं और किसी भी जाल से बचने के लिए सावधानी बरतते हुए चारों ओर छानबीन शुरू करते हैं। जो अंधेरे में छिपा हुआ है और एक विस्फोटक सक्रिय कर देता है, जिससे आधी टीम ढेर हो जाती है। फिर जो चुपके से एक सैनिक को चाकू मारकर उसकी बंदूक छीन लेता है और उसका इस्तेमाल कमरे में मौजूद बाकी लोगों को मारने और पिछले दरवाजे से भागने के लिए करता है। लवडेल बगीचे में उसका इंतजार कर रही होती है और उससे बंदूक छुड़वा देती है। इससे पहले कि वे कोई समझौता कर पाते, मेज मनी की कार में आती है और जो के लिए दरवाजा खोलने से पहले लवडेल को कुचल देती है। दोनों एक साथ भाग निकलते हैं, जबकि मैक्स के बचे हुए आदमी उन पर गोलियां चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। रास्ते में जो आखिरकार मेज को बीमारी की गड़बड़ी और अपने असली काम के बारे में सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि वो अपराधियों को मारता है, नागरिकों को नहीं, और साथ ही वो सेवानिवृत्ति की शपथ भी लेता है। मेज ये सुनकर खुश होती है क्योंकि वो गर्भवती है। जब वे सुलह करने की कोशिश करते हैं तभी मेज बेहोश हो जाती है और जो को उसकी गर्दन में गोली का घाव दिखाई देता है। वो कार छोड़कर मेज को पास की इमारत में ले जाता है, जो संयोगवश एक चर्च होता है। सौभाग्य से गोली मेज के शरीर को छू कर निकल जाती है और वो जल्दी ही होश में आ जाती है। जो इतना राहत महसूस करता है कि वो उससे शादी का प्रस्ताव रखता है और वो मान जाती है। स्थानीय पादरी को संदेह होता है क्योंकि उनके पास विवाह लाइसेंस नहीं है, कोई गवाह नहीं है और उनमें से कोई भी कैथोलिक नहीं है। अंत में वो इस शर्त पर शादी के लिए राजी हो जाता है कि वे अपने पापों का प्रायश्चित करें। बेचारा पादरी जो की हत्याओं के बारे में सुनकर भयभीत हो जाता है, लेकिन जब जो बताता है कि वो जीवन में दूसरा मौका चाहता है, पिता बनना चाहता है, तो पादरी उसे शर्त पर क्षमा कर देता है कि वो सेवानिवृत्ति की शपथ ले। सादा समारोह शुरू होता है और जो अंगूठी के रूप में ग्रेनेड पिन का उपयोग करता है। तभी लवडेल आकर गोलीबारी शुरू कर देता है। जो मेज को बचाने के लिए उस पर झपट पड़ता है और गलती से पादरी को गोली लग जाती है। अचानक चर्च के अंदर एक ग्रेनेड फेंका जाता है और धमाके से इतना धुआं हो जाता है कि जो और मेज पादरी के साथ वहां से भाग निकलते हैं। ये विस्फोटक मैक्स ने फेंका था, जो लवडेल से इस बात पर बहस करने लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसका है। जब पिछले कमरे में वो जोड़ा पादरी के जख्मों की मरहम पट्टी कर रहा होता है, तभी लवडेल गोलीबारी शुरू कर देता है और मैक्स के कुछ आदमियों को मार गिराता है। जो भी जल्दी ही वापस आ जाता है और कुछ और सैनिकों को गोली मार देता है। ग्रेनेड गिरते और फटते रहते हैं, जिससे थोड़ी आग लग जाती है। जब लवडेल एक सैनिक से हाथपाई करने की कोशिश करता है तो मैक्स एक और विस्फोटक फेंकता है, जिससे एक मचान गिर जाता है और लवडेल उसमें फंस जाता है। फिर मैक्स चर्च में तलाशी लेना शुरू करता है और अपने आखिरी आदमी को भी मार देता है क्योंकि वो घायल होता है। जो पीछे से उस पर अचानक हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वे आमने सामने आ जाते हैं। तभी जो को पता चलता है कि उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं। मैक्स बड़े घमंड से ऐलान करता है कि वो जीत गया है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाता, मेज उसके सिर को उड़ा देती है। इसी बीच एंटोनेट देश छोड़कर जाने के लिए अपना सामान पैक कर लेती है। ज़्वी वहां पहुंचकर ऐलान करता है कि एंटोनेट ने भी अपने पिता की तरह ही नियम तोड़े हैं और वो उसके सिर में गोली मार देता है। कुछ समय बाद जो और मेज की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ होती है, जिसमें अब ठीक हो चुके पादरी और उनके सभी दोस्त शामिल होते हैं। जो अब एक रिटायर्ड आदमी की तरह अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन मेज को एहसास होता है कि बच्चे को पालना बहुत महंगा काम है। इसलिए वो अपने पति से कहती है कि शायद उन्हें कुछ और काम कर लेने चाहिए।